वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने #ब्रो मूवी को लेकर आया हूं और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली सोनी लाइव प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो टाइटल से ही आपको समझ आ चुका होगा कि ये मूवी भाई बहन का कॉन्सेप्ट के ऊपर है। उसी तरह ये मूवी बहुत ही इमोशनल है। जाते जाते ये मूवी काफी सारी चीजों को सिखा के जाती है। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक हस्बैंड एंड वाइफ अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और इनकी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी होती है। वो लड़की आईसीयू में जाते जाते अपने भाई को याद करती है। दूसरे सीन में एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है माधव और माधव फिलहाल दुबई में एक छोटी सी जॉब कर रहा होता है। तभी माधव के घर वाले माधव को फोन करके ये बताते हैं कि इसकी बहन मर चुकी है, इसे इंडिया वापस आना होगा। यह सुनने के बाद बेचारा माधव बहुत दुखी होने लगता है और ये फौरन इंडिया को निकल जाता है। इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब माधव 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, माधव को एक छोटी बहन पैदा होती है। इसका नाम है सुभद्रा, शॉर्टकट में सुब्बू। माधव को अपनी बहन से बहुत प्यार होता है। अपने हाथों से खाना खिलाता, उसके साथ खेलता, मतलब इतनी केयरिंग करता रहता है वो अपनी छोटी बहन की। एक दिन अचानक से सुब्बू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। सुभद्रा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर माधव के पेरेंट्स से कहने लगता है कि सुभद्रा की बहुत सीरियस कंडीशन है, उसे लंग्स में प्रॉब्लम है। अगर सुब्बू को जिंदा रखना होगा तो बहुत ही कॉस्टली मेडिसिन यूज करना होगा। अगर मेडिसिन यूज करना बंद कर दिया तो सुब्बू मर भी सकती है। यह सुनने के बाद माधव के माँ बाप बहुत अपसेट हो जाते हैं। उसके बाद माधव का फादर अपने पास जो प्रॉपर्टीज होती है उसे बेचकर वो सुब्बू के लिए दवाइयाँ खरीदने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद पैसे खत्म हो जाते हैं। वो दूसरों के पास कर्जा लेना शुरू कर देता है। इसी दरमियान में बेचारा माधव घर घर जाकर न्यूज़पेपर्स डालने का काम करता है। वो पैसे लगाकर अपने फादर को देते रहता है। एक दिन एक बंदा माधव के फादर से दुबई के जॉब्स के बारे में बात करता है कि आजकल दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से है, तुम अपने बेटे को दुबई भेज दो और कितने लोगों के पास कर्जा करोगे। और ऑफ कोर्स ये बातें माधव सुन रहा होता है। बेचारा माधव ये सोच के दुखी होने लगता है कि शायद इसका फादर इसको दुबई भेज देगा, ये अपने फैमिली से दूर होगा। एक दिन माधव अपने स्कूल आकर अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम होता है राधा, उससे यही बात कहने लगता है कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा, मेरे पापा मुझे दुबई भेजने वाले हैं, क्या तुम मुझे याद रखोगी। खैर जब से लेते हुए माधव अपने फैमिली पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इसके फादर ने इसकी राय नहीं पूछी। इसके करियर के बारे में बिना सोचे समझे इसको दुबई भेज दिया। दुबई में भी माधव अपने फैमिली मेंबर से फोन में इसी तरह से बात भी नहीं किया करता था। बहुत सालों बाद माधव अपने घर आता है अपनी बहन की मौत की खबर सुनने के बाद, और अभी भी माधव अपने फैमिली मेंबर से बहुत गुस्सा होता है। यहाँ आने के बाद माधव सुब्बू की लाश देखकर बहुत रोने लगता है। अंत्यक्रिया वगैरह होने के बाद माधव अपनी बहन के कमरे में जाता है। सुब्बू की फोटो देखकर माधव ये सोचने लगता है कि इसने एक दिन भी हंसी खुशी अपनी बहन के साथ दिन नहीं गुजारा, ये दोनों कभी भी साथ में बाहर नहीं घूमे। खैर एक दिन माधव को दुबई से कॉल आता है। दुबई वाले माधव को वापस दुबई बुलाने लगते हैं। इसी रास्ते के दौरान माधव राधा को देखता है। दूसरे दिन जब माधव अपने स्कूल में होता है, राधा माधव से मिलने के लिए आती है। माधव को फौरन गले लगा लेती है। माधव ये सोच के खुश होने लगता है कि राधा ने इसको अभी तक याद किया, इसके लिए वेट करती थी। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब माधव का एक इमेजिनेशन था। हालांकि राधा माधव को देख के चुपचाप चली जाती है। खैर डिनर करते वक्त माधव अपने माँ बाप से यही कहने लगता है कि इसे जल्द से जल्द दुबई लौटना होगा। माधव की माँ माधव से कहने लगती है, अब तुमको दुबई जाने की क्या जरूरत है, अब हमको इतने पैसों की जरूरत नहीं है, यहीं पर तुम छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो। माधव गुस्से में आकर अपने माँ बाप से कहने लगता है, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, मैं वहाँ पर मालिक नहीं हूँ, छोटी सी जॉब है मेरी वहाँ पर। ऐसा कहते हुए माधव बिना खाना खाए वहाँ से उठ के चला जाता है और उस वक्त माधव डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठा होता। खैर माधव अपसेट होने की वजह से माधव गराज में की एक छोटी सी वैन लेकर बाहर आता है। यहाँ आने के बाद भी माधव अपनी बहन को बहुत मिस करते रहता है और इसी तरह अपनी लाइफ को भी, कि माधव अपनी सारी जिंदगी पैसे कमाकर अपने फैमिली को भेजता रहा। फाइनली क्या हुआ, इसकी बहन मर गई। खैर जब माधव अपनी वैन लेकर वहाँ से जा रहा होता है, उसी वैन में बैक सीट में माधव को एक परछाई नजर आती है। इसे देखने के लिए जब माधव उस वैन से नीचे उतरता है, बेचारे को चक्कर आ जाती है, ये नीचे गिर जाता है। खैर दूसरे दिन माधव दोबारा उस वैन के पास जाता है।
उस वैन के पास जाने के बाद माधव को इसकी बहन सुभद्रा नजर आती है। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। जब माधव डर के वहाँ से जा रहा होता है, सुब्बू माधव को हे ब्रो रुको तो जरा। ये सुनने के बाद माधव सोचने लगता है कि सब कुछ इसका वहम है, लेकिन सुब्बू दोबारा माधव को आवाज लगाती है। माधव सुब्बू से सवाल करने लगता है कि कौन हो तुम। सुब्बू कहने लगती है क्या ब्रो, मैं हूँ तुम्हारी बहन सुभद्रा। माधव कहने लगता है कि मेरी बहन तो मर चुकी है, इसके बावजूद भी तुम मुझे नजर आ रही हो, इसका मतलब क्या तुम भूत हो। सुब्बू कहने लगती है ब्रो मैं भूत हूँ या आत्मा हूँ ये तो मुझे पता नहीं। उस दिन मैं चकराकर नीचे गिर गई थी, उसके बाद मॉम डैड मुझे हॉस्पिटल ले गए, बस वही तक मुझे याद है। और जब मैंने आंखें खोली तो मैं इस वैन में हूँ। यह सुनने के बाद बेचारा माधव भी कंफ्यूजन में रह जाता है। क्या सच में इसको इसकी बहन नजर आ रही है या तो फिर ये इसका इमेजिनेशन है। सुब्बू माधव से कहने लगती है ब्रो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। माधव कहने लगता है क्या क्या हेल्प चाहिए तुमको। फिलहाल मुझे अदरक वाली चाय और बिस्किट चाहिए, प्लीज मुझे ला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद माधव फौरन अपने माँ के पास जाकर ये सवाल करने लगता है क्या मरे हुए लोग हमको दिख सकते हैं। माधव की माँ माधव से कहने लगती है हाँ, अगर मरे हुए लोगों की कोई अधूरी विश होगी तो वो हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। माधव अपनी माँ से पूछता है क्या सुब्बू की कोई अधूरी विश थी। माधव की माँ कहने लगती है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुब्बू को अदरक की चाय बिस्किट बहुत पसंद था। उसके बाद माधव अपनी माँ से अदरक की चाय और बिस्किट मांगकर सुब्बू के पास जाता है, सुब्बू को देता है। उसके बाद माधव सुब्बू से सवाल करने लगता है क्या तुम्हारे मन में कोई विश है, अगर विश है तो बोल दो, मैं उस विश को पूरी करूंगा। सुब्बू कहने लगती है हाँ मुझे एक विश है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, टाइम आने पर बताऊंगी। माधव कहने लगता है नहीं, तुम अभी के अभी तुम्हारी विश बोलो, मैं तुम्हारी विश पूरी करके मैं दुबई वापस लौट जाऊंगा। सुब्बू कहने लगती है अरे ब्रो जब से तुम दुबई गए हो मुझसे फोन में इसी तरह से बात नहीं की, तुम व्हाट्सएप यूज नहीं करते और तुम सिर्फ 2 या 3 बार इंडिया आए हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। प्लीज ब्रो अब तो भी हम दोनों एक साथ खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, एक साथ हम जॉली से टाइम स्पेंड करेंगे, हमने जो जो चीजें मिस की है उन सारे चीजों को एक साथ करेंगे। उसी तरह सुब्बू माधव को इस वैन को रीमॉडल करने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद माधव गुस्से में आकर उस वैन से बाहर चला जाता है। उसके बाद सुब्बू माधव का टैब लेकर ऑनलाइन में 87,000 की शॉपिंग करती है। बेचारा माधव डिलीवरी बॉय से कहने लगता है कि मैंने इन सारी चीजों का ऑर्डर नहीं किया। डिलीवरी बॉय कहने लगता है सर बिल तो आपके क्रेडिट कार्ड से ही पे हुआ था। इधर उधर पूछने पर बाद में माधव को यह बात पता चलती है कि ये शॉपिंग सुब्बू ने की है। सुब्बू के पास आकर वो सुब्बू को बहुत डांटने लगता है। सुब्बू कहने लगती है ब्रो अब तक जो तुमने कमाया वो सारी कमाई मेरे मेडिसिन पर खर्च कर दी, तुमने अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं किया, अब तो भी तुम अपने लिए खरीदो, और वैसे भी मैंने ये शॉपिंग मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए की है। लेकिन इसके बावजूद भी माधव सुब्बू से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात होने के बाद माधव सुब्बू के कमरे में कुछ फोटोग्राफ्स को देखता है, जिसमें हर एक फोटो में सुब्बू अपने भाई की फोटो रखे होती है, बचपन से लेते हुए बड़ी होने तक, सिंगल फोटो हो या फैमिली फोटो हो, हर एक फोटो में सुब्बू माधव की फोटो पकड़ी रहती है। तब जाके माधव को ये बात पता चलती है कि सुब्बू इसे कितना प्यार करती है, इसे कितना मिस करती थी। उसके बाद माधव अपनी गलती का रियलाइज करके नई शर्ट पहनकर सुब्बू के सामने जाता है, उसे सॉरी बोलता है। उसी तरह सुब्बू से ये भी कहने लगता है कि इसने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी है, ये फिलहाल तो दुबई जाने वाला नहीं है, ये जितने दिन रहेगा सुब्बू की विशेष पूरी करते रहेगा। यह सुनने के बाद सुब्बू भी बहुत खुश होती है। उसके बाद माधव सुब्बू के कहने पर उस वैन को रीमॉडलिंग करता है, उसे चकाचक चमका देता है। उसी वैन में माधव और सुब्बू ये दोनों हर जगह पर जाके घूमने लगते हैं, हर एक पल को एंजॉय करने लगते हैं। एक दिन रात सुब्बू माधव को दारू की बोतल देकर कहने लगती है कि ये बोतल पापा को दो। पहले तो माधव इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन सुब्बू माधव से जिद करने लगती है। सो माधव सुब्बू के कहने पर उस दारू की बोतल ले जाकर अपने पापा के सामने रखता है। और एक्चुअली माधव का फादर शराब को कब का छोड़ चुका होता है। दारू पीते हुए माधव का फादर माधव से कहने लगता है कि सुब्बू के इलाज के लिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद मैंने इस घर की जिम्मेदारी तुम पर डाल दी। हालांकि ये होना चाहिए था कि मैं उस जिम्मेदारी को मैं उठाऊं। बचपन से ही तुमने अपनी सारी जिंदगी अपने फैमिली पर कुर्बान कर दी, मुझको उल्टा जवाब तक नहीं दिया तुमने। बेटा तुम हमारे फैमिली के लिए भगवान जैसे हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तब जाके माधव को ये बात रियलाइज होता है कि इसके फैमिली इसको कितना प्यार करती है। इसके माँ बाप भी हालात के सामने मजबूर थे,
उस दिन से माधव अपने फादर के ऊपर से गुस्सा थूक के अपने फादर को भी बहुत प्यार करने लगता है। खैर एक दिन सुब्बू माधव से ये डिमांड करती है कि इसको मेकअप बॉक्स चाहिए और माधव को सिटी ले जाती है। जब माधव एक शॉपिंग मॉल में होता है तो इसके सामने राधा आती है। इसे देखकर माधव शॉक में रह जाता है और राधा से सवाल करने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। राधा कहने लगती है कि ये मॉल मेरे पापा की ही है। इसी बातों के दरमियान एक बंदा राधा के पास आता है। इसे देखकर राधा माधव से कहने लगती है कि ये मेरा फियांस है, इससे मेरी शादी होने वाली है। यह सुनने के बाद बेचारा माधव बहुत अपसेट हो जाता है और वो फौरन अपनी वैन के पास जाता है। राधा भी दौड़ते हुए माधव के पास आती है। माधव से कहने लगती है क्या हम दोनों 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन माधव राधा से बात करने को पसंद नहीं करता। वो राधा से झूठ बोलने लगता है कि ये 2 दिन के बाद दुबई वापस जाने वाला है, इसके पास इतना टाइम नहीं है, ये मिलने के लिए नहीं आ सकता। राधा कहने लगती है कि तुम आओ या ना आओ, मैं हमारी रेगुलर प्लेस पर तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। ऐसा कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। वापसी में सुब्बू माधव से ये सवाल करने लगती है कि वो लड़की कौन है, उस लड़की से तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम उसे क्यों इग्नोर कर रहे हो। माधव कहने लगता है कि उसका नाम राधा है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आया था राधा मेरे पास आकर ये कहने लगी कि इसके घर में इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और राधा मुझसे उसके घर आकर उसके फादर से बात करने के लिए कहा, लेकिन मैंने राधा से कहा कि तुम पहले हमारे बारे में तुम्हारे फादर से कहो। राधा इसके बारे में मना कर दिया। उसके बाद मैंने राधा से कहा कि मैं कल दुबई वापस जा रहा हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम भी मेरे साथ दुबई आ जाओ। सो उस वक्त राधा हाँ कह दिया। दूसरे दिन मैं बस स्टॉप पे राधा का बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन राधा मेरे पास नहीं आई। सो मैं अकेला ही दुबई चला गया। उसके बाद माधव मायूस होकर सुब्बू से कहने लगता है कि मेरी प्लेस पर राधा किसी और को दिखाकर मुझसे ये कहा कि मैं इस बंदे के साथ शादी करने वाली हूँ, तो मुझे कैसा फील होगा। यह सुनने के बाद सुब्बू भी बहुत अपसेट होती है। इतने दिनों तक माधव ने ये बात किसी से शेयर नहीं की। खास बात सुब्बू अपनी लव स्टोरी अपने भाई को सुनाने लगती है। जब सुब्बू कॉलेज में पढ़ा करती थी, कॉलेज में हर एक स्टूडेंट हर एक फ्रेंड्स सुब्बू से यही सवाल करते थे कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। कॉलेज में हर एक बंदा इसको एज ए पेशेंट ही की तरह देखता था। सुब्बू की भी ये विश थी कि सारे लोग इसको नॉर्मल ही की तरह ट्रीट करे, इसका भी कोई बॉयफ्रेंड हो, ये भी अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करे, घूमे फिरे, कोई इसको आई लव यू बोले, इसके पीछे पीछे घूमे। मतलब सुब्बू प्यार वाली फीलिंग को महसूस करना चाहती है। तभी सव्यसाची नाम का एक बंदा सुब्बू के पास आता है और इसे कहने लगता है आई लव यू। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, मैं बस मेरी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने शेयर कर रहा हूँ। एक दिन सव्यसाची ने सुब्बू की एक पेंटिंग देखी, तभी से वो सुब्बू से प्यार करने लगा बिना देखे। जब सुब्बू को देखा उसे फॉलो करने लगा, उसके बारे में जानने लगा और मौका देकर सव्यसाची सुब्बू को प्रपोज कर देता है। सुब्बू भी इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद सुब्बू की तबीयत और बिगड़ जाती है। सुब्बू अपने साथ ऑक्सीजन लेके घूमती थी। सुब्बू सोच लेती है कि वो सव्यसाची के पास आकर इसका सच बताए, इससे दूर हो जाए। लेकिन सुब्बू की हालत के बारे में जानने के बाद सव्यसाची सुब्बू की और केयरिंग करने लगता है और बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। सव्यसाची का प्यार देखकर सुब्बू ये सोच लेती है कि अगर सुब्बू मर गई तो सव्यसाची बहुत दुखी होगा। उससे पहले सुब्बू सव्यसाची से दूर हो जाती है। यह सुनने के बाद सव्यसाची सुब्बू को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुब्बू नहीं मानती। कुछ दिनों बाद सुब्बू की मौत हो जाती है। सव्यसाची हर एक सेकंड सुब्बू को मिस करते रहता है। यह बेचारा बहुत रोने लगता है। सुब्बू की कहानी सुनने के बाद माधव भी बहुत दुखी होने लगता है, सुब्बू को दिलासा दिलाने लगता है। उसके बाद सुब्बू माधव को एक लेटर देकर कहने लगती है कि ये लेटर तुम सव्यसाची को दो। तो मौका देकर माधव सव्यसाची को अपने वैन के अंदर बुलाकर उसको सुब्बू का लेटर देता है। सव्यसाची इस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। सव्यसाची, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने साड़ी पहनकर आना चाहती थी, तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती थी, वो खुशी मैं अपने आँखों से देखना चाहती थी। और हाँ सॉरी, मैंने अपने बारे में सोचकर तुमको दूर किया। काश हम दोनों और थोड़ा साथ बिताते, लेकिन तुम दुखी मत हो। मैं जहाँ पर भी रहूँ तुमको फील करती रहूंगी, तुमको टच करती रहूंगी, हमेशा के लिए मैं तुम्हारी यादों में बस जाऊंगी। सुब्बू का यह प्यार देखकर सव्यसाची भी बहुत खुश होता है। माधव के गले लगकर उसे थैंक यू बोलता है। सव्यसाची को खुश हुआ देखकर सुब्बू भी बहुत खुश होती है। उसके बाद वो अपने भाई माधव से कहने लगती है, ब्रो सच्चे प्यार का कभी भी अंत नहीं होता,
तुम अपने प्यार को भी एक चांस दे के देखो, एक बार तुम राधा से मिलके बात तो करो। ये सुनने के बाद माधव फौरन राधा से मिलने के लिए अपने फेवरेट प्लेस पर जाता है। राधा माधव से कहने लगती है, उस दिन मैं तुम्हारे साथ आने ही वाली थी, लेकिन सडनली मैं अपने माँ बाप को, अपने घर को कैसे छोड़ के आऊँ। मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माधव पूछने लगता है कि तुमने तो एंगेजमेंट भी कर ली है, अब क्या बाकी रह गया। राधा कहने लगती है कि मैंने उस रिश्ते को कब का मना कर दिया। और राधा माधव को अपने घर बुलाती है इसके पापा से बात करने के लिए। माधव उसी तरह से राधा के घर जाता है, अपनी और राधा की लव मैटर के बारे में बताने लगता है। और तब तक राधा अपने मम्मी पापा को माधव के बारे में ऑलरेडी बता चुकी होती है। खैर, इनके बारे में सुनने के बाद राधा का फादर माधव से कहने लगता है कि तुम तो एक जॉब होल्डर हो, तुम्हारे पास अपना बिजनेस नहीं है, और ऊपर से हम दोनों की कैस्ट भी सेम नहीं है। क्या देखकर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं? मैं ये शादी नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद माधव और राधा ये दोनों अपने हाथ में एक एक गन लेकर राधा के फादर पर पॉइंट आउट करते हैं। सारे गार्ड्स को डरा धमकाकर माधव राधा को लेकर वहाँ से चला जाता है। मतलब राधा का फादर कुछ बड़ा ओहदे वाला होता है। थोड़ी देर बाद राधा का फादर अपने गार्ड्स के साथ माधव के घर आता है। माधव के माँ बाप को डराने धमकाने लगता है, वहाँ पर एक हंगामा खड़ा कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर राधा की माँ आकर अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि मेरी बेटी ने इतने सालों बाद एक विश की है, हमें हमारी बेटी की विश पूरी करनी चाहिए। अरे पैसा क्या है, आज है कल नहीं। जब तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा था, इतना ओहदा था? मैं माधव को बचपन से जानती हूँ, वो हमारी बेटी को खुश रखेगा। सो राधा का फादर भी इस शादी से राजी हो जाता है। माधव की माँ यही बात माधव को कॉल करके बताती है। कुछ दिनों बाद माधव और राधा की शादी हो जाती है। और शादी के वक्त माधव अपने हाथ में सुब्बू की फोटो लेकर पिक्चर क्लिक करता है। अपने भाई की शादी देखकर सुब्बू भी बहुत खुश होती है। दूसरे दिन जब माधव उस वैन के पास जाता है सुब्बू से मुलाकात करने के लिए, तो सुब्बू वहाँ से जा चुकी होती है, क्योंकि सुब्बू के विशेष सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तब जाके बेचारा माधव अपनी बहन के जाने पर फूट फूट के रोने लगता है। खैर, कुछ दिनों बाद माधव को एक बेटी पैदा होती है। माधव अपनी बेटी का नाम सुभद्रा ही रखता है। इस तरह से माधव को इनडायरेक्टली दोबारा इसकी बहन वापस मिल जाती है। माधव उस बच्ची में अपनी बहन को देखता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। दोस्तों, कभी कभी हालात के सामने हमें मजबूर होना पड़ता है। यू नो, इट्स काइंड ऑफ सम डेस्टिनी। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा, हम उस हालात से बाहर निकलेंगे। खैर, मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।